नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पराविद्युत पट्टिका। अब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पराविद्युत पट्टिका रख दी जाए तो उसकी धारिता किस तरीके से परिवर्तित होगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको पता है, वो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है और इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो है A, तो इसका धारिता हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर दोनों प्लेटों के मध्य एक पट्टिका रख दी जाए तो सिचुएशन देखिए कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको। मान लीजिए इस तरीके से एक संधारित्र है, इसके दोनों प्लेटों के बीच में हमने एक पट्टिका रख दी। क्या रख दी? पट्टिका रख दी। और किस पदार्थ की है ये परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टिका है। अब समझिएगा इसको अच्छे से। इस पट्टिका की जो मोटाई है वो है T और दोनों प्लेटों के बीच की जो कुल दूरी थी वो थी D। अब इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। उस समय पे देखिएगा इस प्लेट पर आवेश था प्लस Q, इस पर था माइनस Q। इसकी अगर धारिता कैलकुलेट करनी चाहें तो इसके बारे में आप देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। इस पट्टिका के लिए मान लीजिए इस पट्टिका के लिए जो परावैद्युतांक है वो है कैपिटल K या एप्सिलॉन R भी आप बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा है, आंशिक रूप से भरा है, पूरे माध्यम में परावैद्युतांक नहीं है, परावैद्युत पदार्थ नहीं है, आंशिक रूप से भरा है, तो जिसकी मोटाई है T और T का मान D से कम है। यदि प्लेटों के मध्य कोई पट्टिका नहीं है तो उस समय पे विद्युत क्षेत्र था E नोट, वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और D स्थान में उपस्थित होगा। जब पट्टिका नहीं थी तब जो विद्युत क्षेत्र था वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, मगर जब पट्टिका आ गई तो विद्युत क्षेत्र का मान हमें पता है घट जाता है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R, या फिर आप बोल सकते हो कि पहले जो विद्युत क्षेत्र था उसका 1/एप्सिलॉन R या 1/K गुना हो जाएगा। तो अब यहां पर आप बोल सकते हो कि T मोटाई की पट्टिका प्रवेश करने पर पट्टी के अंदर T मोटाई में विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा E बराबर E नोट अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहां पर तो विद्युत क्षेत्र का मान घट गया होगा माध्यम आने से, बाहर तो माध्यम वायु ही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर विद्युत क्षेत्र होगा E नोट, यहां भी बाहर वायु में विद्युत क्षेत्र होगा E नोट और यहां अंदर होगा विद्युत क्षेत्र E नोट अपॉन K, ये E नोट अपॉन एप्सिलॉन R आप बोल सकते हैं, जो भी आपको दिया गया हो परावैद्युतांक उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर ऐसा है, अच्छा आपसे पूछा जाए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, तो आप बोलेंगे D। अच्छा, जो परावैद्युतांक पट्टिका है, परावैद्युत पट्टिका है, उसकी मोटाई कितनी? T। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों प्लेटों के मध्य वायु कितनी दूरी के अंदर है, तो आप बोलेंगे टोटल में से T को माइनस कर दीजिए, तो वायु कितने स्थान में है, तो आप बोलेंगे D माइनस T दूरी में वायु है। कितनी दूरी में? D माइनस T दूरी में वायु है। अच्छा, उस केस में अगर हमसे पूछा जाए कुल विभवांतर बताइए, तो कुल विभवांतर कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक कुछ विभवांतर, यहां से यहां तक कुछ विभवांतर, यहां से यहां तक कुछ विभवांतर, सभी विभवांतरों को जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा कुल विभवांतर। क्या मिलेगा? कुल विभवांतर। अच्छा, ऐसा भी सोच सकते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो दो तरीके का है, एक वो है जो वायु में है और एक वो है जो माध्यम में है। वायु में है E नोट, माध्यम में E नोट अपॉन K या E नोट अपॉन एप्सिलॉन R। तो हम विद्युत क्षेत्र अगर दिया हो तो विभवांतर का सूत्र जानते हैं, वो होता है डेल्टा V इक्वल टू E इंटू D। अगर विद्युत क्षेत्र E है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो उस केस में अगर हम कुल विभवांतर निकलना चाहें तो हम बोलेंगे कुल विभवांतर होगा वायु का विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर। तो वायु में विभवांतर क्या होगा? वायु में विद्युत क्षेत्र इंटू जितनी दूरी तक वायु है वो। तो वायु में विद्युत क्षेत्र है E नोट और वायु कितनी दूरी में है? D माइनस T, तो E नोट इंटू D माइनस T, ये हो गया वायु के अंदर विभवांतर और प्लस माध्यम के अंदर विभवांतर। माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है? वो हो गया E और माध्यम कितनी दूरी तक है? T, तो हम E इंटू T हो गया माध्यम में विभवांतर। तो वायु में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर दोनों को जोड़ा तो हमें मिल गया कुल विभवांतर। चलिए इसको आप आगे देखिए, इसको हम चलिए इस तरीके से बना लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, पहले हमने इस तरीके से क्षैतिज बनाया था, अब ऊर्ध्वाधर बना लिया।
एक प्लेट ऊपर एक नीचे है, बीच में टी मोटाई की एक हमने पट्टिका रख दी है, टोटल दूरी डी थी, ये इसकी मोटाई है टी और इसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन आर। के बोले हैं तो के लिख दीजिए। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां विद्युत क्षेत्र होगा ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर या ई नोट अपॉन के, जो आपको दिया गया हो वो यूज कीजिए आप। यहां वायु में विद्युत क्षेत्र ई नोट होगा, तो आप बोल सकते हैं कि जो कुल विभवांतर होने वाला है वो होगा ई नोट। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो विभवांतर का सूत्र आया था वही आया था। अगर मैं इस पूरे सूत्र में से ई नोट को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास जो सूत्र आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ई नोट आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस ई अपॉन ई नोट। भाई यहां पर ई इंटू टी था, ई नोट बाहर गया तो यहां पर ई नोट डिवाइड में आ जाएगा, तो ई अपॉन ई नोट इंटू टी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और आपको पता है ई नोट अपॉन ई निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटा माध्यम में विद्युत क्षेत्र, इसको आप एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। अगर के दिया गया है पराविद्युतांक तो इसको के भी बोल सकते हैं, तो इसको आप एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सूत्र मिल जाएगा वो मिल जाएगा V बराबर ई नोट को आप लिख सकते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। क्या लिख सकते हैं? निर्वात में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, ब्रैकेट में डी माइनस टी और ई नोट अपॉन ई को लिखते हैं एप्सिलॉन आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा को लिख सकते हो आप क्यू अपॉन ए, कुल आवेश अगर क्यू था तो क्यू अपॉन ए सिग्मा को लिखा जा सकता है। अब यहां से हम चाहें कि धारिता का सूत्र लिखें, धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू तो क्यू है, वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, तो क्यू से क्यू कैंसिल होगा, तो आपके पास सूत्र हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी और ब्रैकेट में डी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आप इस सूत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे याद करिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या याद किया हमने? एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। भाई जब वायु थी, जब निर्वात था, जब पट्टिका नहीं थी, तब धारिता का सूत्र था एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। उस समय पे मोटाई कितनी थी पट्टिका की? 0, क्योंकि थी ही नहीं, तो यहां पट्टी की जगह 0 पुट कर दिया जाए तो हमारा आंसर वही आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। अच्छा इस सूत्र को याद करने का तरीका, भाई ऊपर तो वही है एप्सिलॉन नोट ए, नीचे डी की जगह आ रहा है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब डी में से मोटाई को घटा दिया, फिर मोटाई बटा एप्सिलॉन आर वापस से जोड़ दिया। तो क्या याद रखा हमने सूत्र? धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस मोटाई प्लस मोटाई बटा पराविद्युतांक प्लस मोटाई अपॉन एप्सिलॉन आर। तो डी में से कुछ घटाया फिर कुछ जोड़ दिया, और हमें पता है एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब जो टी बटा एप्सिलॉन आर है इसका मान टी से तो कम ही होगा, तो डी में से ज्यादा घटा रहे हैं और कम जोड़ रहे हैं, तो नीचे वाली कुल वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। भाई डी में से ज्यादा तो घटाया, कम जोड़ा, डी में से 5 घटाया 4 जोड़ा, इसका मतलब 1 घटाया। समझ में आ रही है? डी में से -4 किया प्लस 4 किया, माइनस डी में से -5 किया प्लस 4 किया, घटाया ज्यादा जोड़ा कम, तो कुल वैल्यू घट गई। कुल वैल्यू घट गई इसका मतलब धारिता बढ़ेगी, और हमें पता भी है कि माध्यम आने से धारिता बढ़ती है। तो सूत्र आप इसी तरीके से याद कीजिए, आपको फायदा मिलेगा आगे इसमें। सूत्र क्या है? एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस मोटाई प्लस मोटाई बटा पराविद्युतांक। नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों प्लेटों के मध्य संपूर्ण माध्यम भर दिया जाए तो टी का मोटाई कितनी हो गई प्लेट की? अब डी के बराबर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? सूत्र बन जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस मोटाई कितनी हो गई अब? डी प्लस मोटाई बटा एप्सिलॉन आर। ऐसा लिख सकते हैं, डी से डी कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर हो गया एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। और यही तो सूत्र होता है जब माध्यम आ जाता है, तो यही सूत्र वहां से बन रहा था और यहां पे भी हमने यही बनाया है। तो हम लिख सकते हैं टी की जगह डी पुट कर देंगे तो सूत्र आ जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी माध्यम में आने पे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का स्थान आंशिक रूप से या टी मोटाई की चालक प्लेट से भर दिया जाए,
अब देखिए, पहले हमने परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी थी। अब हम यहां पर क्या रख रहे हैं, एक चालक पट्टिका रख रहे हैं। और चालक पट्टिका के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एप्सिलॉन आर का मान होता है बेटा अनंत। आपने पढ़ा होगा चालक के लिए एप्सिलॉन आर होता है अनंत। तो यहां पर अगर सूत्र रखा जाए तो आप लिख सकते हैं C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर की जगह हो जाएगा अनंत, तो T अपॉन अनंत होता है 0, तो आपका आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब कुल दूरी में से उस मोटी पट्टिका की मोटाई को घटा दीजिए और आपको जो धारिता मिलेगी वो होगी उस संधारित्र की धारिता। आपको समझ में भी आ रहा है कि दूरी घट गई तो धारिता बढ़ ही जाएगी, माध्यम आने से धारिता डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है भाई, इसको समझते हैं। अगर पट्टिका हमने चालक की पट्टिका रख दी तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो जाएगा और आपका जो धारिता का सूत्र होगा वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T हो जाएगा इस केस में। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें कि इस केस में विद्युत क्षेत्र, कई बार आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र किस तरीके से परिवर्तित होगा, या विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, या विभव का दूरी के साथ ग्राफ कैसा बनेगा। उन चीजों को हम स्टडी कर रहे हैं हम यहां पर। जैसे मान लीजिए एक संधारित्र है जिसकी एक प्लेट पर विद्युत आवेश घनत्व है सिग्मा, दूसरी पर माइनस सिग्मा। टी मोटाई की पट्टिका रख दी है बीच में जिसका पराविद्युतांक है के का मान 1 से तो ज्यादा ही होगा। अब आपको पता है कि ये पूरा जो डी दूरी है हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया। यह है पार्ट नंबर 1, यह है पार्ट नंबर 2 और यह है पार्ट नंबर 3। तो अब आपको क्या करना है, अब हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच में, दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच में। सबसे पहले तो हमें पता है पूरी दूरी को 3 भाग में बांटा हुआ 1 2 3। तो अब यहां पर भी जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इस पूरे ग्राफ को भी आपको 3 भाग में बांट देना है, 1 2 और 3। सबसे पहले क्या किया हमने, कुल पूरे ग्राफ को 3 भाग में बांट दिया, 1 2 3। अब हमें पता है पहले भाग में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। अच्छा, दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक पहले भाग के तुलना में कुछ कम होगा। तो हम बोल सकते हैं पहले भाग में यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र नियत है, तो यहां पे इसका ग्राफ जिस तरीके का बना दिया हमने। दूसरे भाग में भी विद्युत क्षेत्र नियत है यहां से यहां तक सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के, मगर पहले के कंपैरिजन में कुछ कम है, तो हमने विद्युत क्षेत्र का ग्राफ को नीचे बना दिया। समझ में आ रही है बात। तीसरे भाग में जो विद्युत क्षेत्र है वो वापस से हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब पहले के बराबर हो जाएगा। तो तीसरे भाग में जो विद्युत क्षेत्र है वो हमने पहले के बराबर कर दिया, और यहां पर ये जो दूरी है ये हो गई डी। समझ में आ रही है कुछ बात। तो हम इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ बना सकते हैं। क्या किया, दोबारा समझिए, फील लीजिए पूरी इसकी। हमने क्या किया, हमने पूरे भाग को, पूरी दूरी को 3 भागों में बांट दिया। भाई पट्टिका रखी है तो 2 जगह तो बने मिलेगी आपको वायु और बीच में मिलेगा माध्यम, तो इसको बोल दिया भाग नंबर 1 2 और ये 3। तो कुल दूरी 3 भाग में विभाजित हो गई। तो हमने जब ग्राफ बनाया दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच में, तो इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3। पहले भाग में देखा, पहले भाग में जो हमें मिल रहा था वो विद्युत क्षेत्र था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो और ये नियत था, तो हमने एक नियत विद्युत क्षेत्र का ग्राफ कुछ बना दिया। नियत ग्राफ ऐसा ही बनता है। दूसरे भाग में देखा, दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, मतलब विद्युत क्षेत्र कुछ घट गया और नियत रहा दूसरे भाग के अंदर, तो घट गया और नियत ग्राफ। तीसरे भाग में वापस से विद्युत क्षेत्र हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो पहले के बराबर ग्राफ बन गया वापस से। तो कुछ इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बना सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन बनेगा इसका। अब सीखते हैं विभव का दूरी के साथ ग्राफ बनाना। तो विभव का ग्राफ जब भी बनाएंगे, समझिए पहले इसको अलग से बनाता हूं एक बार। दूरी के साथ विभव का ग्राफ बनाना है हमें। तो अब यहां पर हमें पता है दूरी को 3 भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ग्राफ को भी 3 भागों में बांट लीजिए इस तरीके से। अब समझिए ध्यान से, हमें विभव का ग्राफ बनाना है तो विभव का सूत्र पता होना चाहिए। विभव का सूत्र होता है V =
माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे ही कुछ होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ई वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ई इक्वल टू होगा माइनस डीवी अपॉन डी आर, ऐसा बोल सकते हैं हम। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? माइनस डीवी अपॉन डी आर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र धनात्मक, तो ये डीवी अपॉन डी आर क्या है? डीवी अपॉन डी आर हुआ बेटा इस V और R के ग्राफ का ढाल। भाई ढाल होता क्या है? लंब बटा आधार, लंब है V, आधार है R, तो dV अपॉन डी आर को बोलेंगे V और R के ग्राफ का ढाल। इसका मतलब अगर विद्युत क्षेत्र धनात्मक है तो इसका ढाल होगा ऋणात्मक, और विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक है तो ढाल होगा धनात्मक। विद्युत क्षेत्र धनात्मक है तो ढाल होगा ऋणात्मक, और विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक है तो ढाल होगा धनात्मक। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र का ग्राफ तो ऊपर ही बन रहा है, भाई ऊपर की ओर ही बन रहा है, नीचे तो नहीं है, ऊपर ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र धनात्मक है तो ढाल ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक ढाल कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है या ऐसे बनता है? इसी तरीके से बनेगा ऋणात्मक ढाल, क्योंकि एक्स अक्ष से एक अधिक कोण बनना चाहिए। ऋणात्मक ढाल के लिए 90 डिग्री से ज्यादा कोण अगर बनाएगा एक्स अक्ष के साथ तो वो होगा ऋणात्मक ढाल, तो यहां पर ऋणात्मक ढाल बनने वाला है। और यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र नियत है, विद्युत क्षेत्र नियत है, इसका मतलब ढाल भी नियत होगा। विद्युत क्षेत्र नियत है, ढाल नियत होगा और ऋणात्मक होगा, तो हमने एक ढाल बना दिया नियत और ऋणात्मक, कुछ इस तरीके से। पहले भाग के लिए बात कर रहे हैं, समझते जाइए, अभी फिर क्लियर करेंगे, इसको दोबारा क्लियर करेंगे। सेकंड भाग पे आइए। सेकंड भाग में विद्युत क्षेत्र धनात्मक है, इसका मतलब सेकंड भाग में ढाल फिर से ऋणात्मक आएगा। मगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम हो गया तो ढाल का परिमाण भी कम हो जाएगा। ढाल कम होगा इसका मतलब अब स्लोप और बढ़ गया, कम होगा, कम होगा, कम होगा तो कुछ क्षैतिज हो जाएगा, कुछ क्षैतिज होगा, पूरा क्षैतिज नहीं होगा, ध्यान रखिए, कुछ कम झुकेगा, ऐसा बोल सकते हो आप। तो कुछ कम झुकेगा तो ढाल कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अभी भी ढाल ऋणात्मक है। अब विद्युत क्षेत्र नियत है तो ढाल अभी भी नियत है, मगर ढाल कुछ कम हो गया क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान भी कम हो गया। तीसरे भाग में देखिए, तीसरे भाग में विद्युत क्षेत्र पहले के बराबर है तो ढाल भी पहले के बराबर ही होगा। पहले में ढाल इस तरीके से था तो वापस से ढाल इसी तरीके से होगा, पहले के समांतर हो गया ढाल। अभी भी ढाल ऋणात्मक है और ढाल नियत है क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी नियत है। तो हमने बोल दिया, देखिए पहले में ढाल ऋणात्मक, दूसरे में भी ऋणात्मक, तीसरे में भी ऋणात्मक, मगर दूसरे में ढाल कुछ कम हो गया, तीसरे में ढाल पहले के बराबर आपको मिला क्योंकि तीसरे में विद्युत क्षेत्र पहले के बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र से आप विभव का ग्राफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अच्छा, अगर विद्युत क्षेत्र जीरो होता, अगर विद्युत क्षेत्र जीरो होता तो ढाल भी जीरो होता, उस समय पे विभव हो जाता, विभव का जो ग्राफ बनता वो बनता क्षैतिज, मतलब विभव नियत होता। और वो कब होता ऐसा सोच सकते हो, देखिए अगर ये पट्टिका चालक की होती, अगर ये पट्टिका चालक की होती तो के का मान होता अनंत, और के का मान अनंत होता तो यहां पर विद्युत क्षेत्र मिलता शून्य, और विद्युत क्षेत्र होता शून्य तो ढाल होता शून्य और विभव होता नियत। और आपको पता है चालक के अंदर विभव नियत ही होता है, इसी कारण से। समझ पा रहे हैं अभी आप? धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी बातें। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिए, इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। आपको एक संधारित्र दे दिया, इसके अंदर एक पट्टिका की जगह कितनी पट्टिका रख दी? 2 पट्टिका रख दी है बेटा। अब हमसे 3 सवाल पूछे हैं। पहला पूछा है विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ ग्राफ बताइए, दूसरा पूछा है विभव का दूरी के साथ ग्राफ बताइए, और तीसरा पूछा है तुल्य धारिता बताइए। तीनों करेंगे एक एक करके बड़े प्यार से। देखिए सबसे पहले क्या बनाना है? सबसे पहले बनाना है विद्युत क्षेत्र का ग्राफ। विद्युत क्षेत्र का ग्राफ यहां पर बनाते हैं, चलिए। यह है दूरी, यह है विद्युत क्षेत्र। अब मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने के पहले कुल दूरी कितने भागों में विभाजित है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल दूरी को 5 भागों में बांटा हुआ है, तो हम यहां पर भी ग्राफ को भी 5 भागों में बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4
और ये 5 भागों में हमने इस ग्राफ को भी बांट लिया। चलिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए पहले भाग में कौन है? पहले भाग में वायु है। वायु में विद्युत क्षेत्र कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पूरे पहले भाग में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, मतलब नियत रहेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? नियत बनेगा। कितना आएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इजी सा है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में बोला है K1 का मान K2 से ज्यादा है। क्या है? K1 का मान K2 से ज्यादा है। अच्छा, तो दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1। अच्छा, इसका मान इससे तो कम ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1। तो दूसरे भाग में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1। वो दूसरे भाग में बनाना है हमें। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। तो सेकंड भाग में जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1। थर्ड पार्ट में चलिए, थर्ड पार्ट में देखिए वायु है और वायु में विद्युत क्षेत्र कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब पहले के बराबर। तो थर्ड भाग में जो विद्युत क्षेत्र का ग्राफ आएगा कुछ यहां आएगा। समझ में आ रही है बात? फोर्थ पार्ट में चलिए, फोर्थ पार्ट में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से समझिए, K1 का मान K2 से ज्यादा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 से कम आएगा। क्योंकि K1 ज्यादा है, K2 कम है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 से कम आएगा। इसका मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 से तो ज्यादा होगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 से तो ज्यादा होगा, मगर वायु वाले विद्युत क्षेत्र से कम होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र यहां कहीं बीच में आएगा, इस वाले से ज्यादा मगर उस वाले से कम। और ये कितना है? ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2। समझ में आ रही है बातें अभी? चलिए फोर्थ पॉइंट तक हो गया हमारा। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में वापस से वायु आ गई, वापस से वायु आ गई तो वापस से विद्युत क्षेत्र उतना ही हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया विद्युत क्षेत्र का। इजी था एकदम, बहुत अच्छे से समझ में आया। दोबारा समझ लीजिए, पहले पार्ट में वायु है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। दूसरे पार्ट में K1 है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1 हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र घट गया। तीसरे पार्ट में वापस से वायु आ गई तो वापस से विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। चौथे पार्ट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 हो गया, जो कि सेकंड वाले से तो ज्यादा है मगर थर्ड वाले से कम है। फिफ्थ पार्ट में वापस से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसका मतलब ये पहले और तीसरे के बराबर होगा। ये विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाया। चलिए अब इसकी हेल्प से हम विभव का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। दूरी के साथ विभव का ग्राफ। वापस से हमें क्या करना है? 5 भागों में डिवाइड कर देना है इस ग्राफ को भी। 1 2 3 4 और ये 5 भागों में बांट दिया। चलिए बनाते हैं इसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 भागों को बनाएंगे। हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र यहां से यहां तक नियत है और धनात्मक है, तो हमें यह भी पता है कि E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र धनात्मक तो ढाल होगा ऋणात्मक, और विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक तो ढाल होगा धनात्मक। विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो ढाल भी बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र घटेगा तो ढाल भी घटेगा। यह हमें ध्यान रखना है दिमाग से। यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र नियत है तो ढाल भी नियत होगा, जीरो नहीं होगा, नियत होगा। ढाल नियत होगा, विभव नियत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ढाल नियत है। ढाल नियत है इसका मतलब नियत ढाल का ऋणात्मक ढाल का नियत एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इस लाइन का ढाल आपसे पूछा जाए नियत है या नहीं है, तो ढाल नियत है, विभव नियत नहीं है, ढाल नियत है। समझ में आ रही है बात? और ढाल ऋणात्मक है क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहां से यहां तक धनात्मक था। क्लियर है क्या बात? सेकंड देखिए, सेकंड में विद्युत क्षेत्र हो गया कम तो ढाल भी कम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र कम हो गया तो झुकाव भी इसका कम हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं अब झुकाव कम हो जाएगा। मगर विद्युत क्षेत्र अभी भी धनात्मक है तो ढाल अभी भी धनात्मक ही रहेगा। थर्ड देखिए, थर्ड में ढाल वापस से पहले के बराबर हो जाएगा, तो ये ढाल इस तरीके से था, वापस इसी तरीके से हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में ढाल इससे तो कम होगा और इससे ज्यादा होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं
इससे तो ज्यादा है ढाल और इस वाले से कम है। और फिफ्थ में अगर चलेंगे तो फिफ्थ में वापस से विद्युत क्षेत्र पहले और तीसरे के बराबर है, तो ढाल वापस से पहले और तीसरे के बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम, ये रफ ग्राफ है, कंफ्यूज मत होना, अभी हम इसका फेयर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि ढाल किस तरीके से चेंज होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है उसमें से। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि किस तरीके से हमें ढाल बनाना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का सूत्र हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस मोटाई प्लस मोटाई अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां पर भी वही सूत्र लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ए, वहां पर एक पट्टिका थी तो एक की मोटाई घटाई थी, यहां 2 है तो दोनों की घटाएंगे। हम लिख देंगे डी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस मोटाई पहले की कितनी T1, फिर दूसरे की भी घटा दो T2, मोटाई घटा दी। फिर जोड़ना क्या है वापस से, मोटाई अपॉन एप्सिलॉन आर मतलब K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये डायरेक्ट सूत्र आप बता सकते हैं, इसका यूज करके आप डायरेक्ट तुल्य धारिता भी बता सकते हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है। चलिए इसका फेयर सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। फेयर सॉल्यूशन देखिए, पहले ये हमने वही 5 भाग बांटे थे, 1 2 3 4 और ये 5। पहले भाग में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आया था, दूसरे भाग में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट K1 हो गया था, तीसरे भाग में वापस से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया था क्योंकि वायु थी, चौथे भाग में इससे तो ज्यादा था और इससे कम आया था, पांचवें भाग में वापस से वायु आ गई थी तो उतना ही हो गया था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखिए ढाल, पहले जो ढाल था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, ऋणात्मक। दूसरे में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 था, मतलब ढाल कम हो गया था। तीसरे में ढाल वापस से पहले के बराबर हो गया था क्योंकि विद्युत क्षेत्र पहले के बराबर है, तो हमने ढाल इसका पहले के बराबर कर दिया था। चौथे में ढाल फिर से कम हो गया था क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी कम हो गया था, तो ढाल फिर से कम हो गया। पांचवें में वापस से पहले और तीसरे के बराबर हो गया था ढाल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वापस से पहले और तीसरे के बराबर हो गया यहां पर वायु के कारण। यहां पर तुल्य धारिता देखिए, सूत्र वही लगाया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस मोटाई माइनस T1 माइनस T2। ऐड क्या करना है, मोटाई बटा एप्सिलॉन आर मतलब T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2 वापस से हमने ऐड कर दिया। उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज होगा। विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाइए, पहले पूरी दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित कीजिए, फिर विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाइए। विद्युत क्षेत्र के ग्राफ की हेल्प से आप विभव का ग्राफ बना सकते हैं और तुल्य धारिता का सूत्र आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस मोटाई प्लस मोटाई बटा परावैद्युतांक। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत सुग्राहिता। विद्युत सुग्राहिता बेटा एक गुण है जो होता है परावैद्युत पदार्थ का। परावैद्युत पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि परावैद्युत पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलिए या परावैद्युत माध्यम बोलिए। या तो ये होंगे ध्रुवीय परावैद्युत या होंगे ये अध्रुवीय। ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, हमने पढ़ा था जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें उपस्थित सभी द्विध्रुव आघूर्ण, चाहे वो पहले से बने हुए हों चाहे वो प्रेरित हुए हों, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। सभी द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा के अनुदिश होने की कोशिश करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। ये हमने पढ़ा था और इसी को हमने कहा था ध्रुवण, कि परावैद्युत का ध्रुवण हो रहा है। तो विद्युत सुग्राहिता क्या होती है, विद्युत सुग्राहिता यह इस बात को बताती है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से ध्रुवित होता है, या किसी पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें ध्रुवण कितनी आसानी से हो सकता है, इस बात को बताती है। जिसमें ध्रुवण ज्यादा होगा उसके लिए हम बोलेंगे कि उसकी विद्युत सुग्राहिता ज्यादा है, और जिसमें ध्रुवण कम होगा हम बोलेंगे उसकी विद्युत सुग्राहिता कम है। इसको नापने का तरीका कि भाई जिसमें ध्रुवण ज्यादा होगा, हमने पढ़ा था ध्रुवण के कारण क्या हो गया था, विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था जिसको हमने बोला था प्रेरित विद्युत क्षेत्र। इस कारण ही तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान घट गया था, बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र हमने किया था। तो जिसमें ध्रुवण ज्यादा होगा उसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा। तो हमने क्या बोला कि विद्युत सुग्राहिता को नापने का तरीका है, इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसको नापने का तरीका है प्रेरित विद्युत क्षेत्र बटा
बाह्य विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बटा बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो अगर प्रेरित विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो विद्युत सुग्राहिता भी ज्यादा होगी, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कम है तो विद्युत सुग्राहिता भी कम होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, हमें पता है कि ऊपर भी विद्युत क्षेत्र है, नीचे भी विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब इसकी इकाई क्या होगी, ये इकाईहीन राशि होगी। अच्छा, इसकी विमा भी नहीं होगी, तो हमें इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। विद्युत सुग्राहिता क्या होती है, ये गुण है पराविद्युत पदार्थ का, जो इस बात को बताती है कि वो पराविद्युत पदार्थ कितनी आसानी से ध्रुवित हो सकता है। जिसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा वो आसानी से ध्रुवित हुआ होगा, इसका मतलब उसकी विद्युत सुग्राहिता ज्यादा होगी। जिसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा वो आसानी से ध्रुवित नहीं हुआ होगा, वो कम ध्रुवित हुआ होगा, इसलिए उसकी विद्युत सुग्राहिता का मान कम होगा। और हम बोल सकते हैं ये एक विमाहीन राशि है और ये एक इकाईहीन राशि भी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में देखिए, ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों के बीच में हमने आधी प्लेट में ऊपर एक अलग माध्यम भर दिया, आधी प्लेट में नीचे एक अलग माध्यम भर दिया। देखिए पहले हमने क्या करा था, दूरी को डिवाइड किया था। पहले दोनों के प्लेटों के बीच की टोटल दूरी थी d, तो उसमें हमने t मोटाई का पराविद्युत माध्यम भरा था। तो हमने किसको विभाजित किया था, दूरी को। अब यहां पर देखिए, ऊपर वाली आधी प्लेटों के बीच में हमने भरा है K1 पराविद्युतांक का माध्यम, नीचे वाली आधी प्लेटों के बीच में हमने भरा है K2 पराविद्युतांक का माध्यम। इसका मतलब यहां पर हमने किसको विभाजित किया है, यहां पर हमने क्षेत्रफल को विभाजित किया है। तो आप पराविद्युत माध्यम जब भी भरेंगे तो आप दो केस पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या तो आप दूरी को विभाजित करते हुए भर रहे होंगे कि भाई यहाँ पर कुछ दूरी तक अलग माध्यम है, अगली कुछ दूरी तक अलग माध्यम है, या फिर क्या होगा, या आप क्षेत्रफल को विभाजित करते हुए भरेंगे। जब दूरी को विभाजित किया था, टी मोटाई का माध्यम भरा था, तब हमने संधारित्र की धारिता का एक सूत्र याद कर लिया था। वो सूत्र था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस मोटाई प्लस मोटाई अपॉन पराविद्युतांक। ये हमने तरीका याद किया था। वो कब लगाना है, जब दूरी विभाजित हो रही हो। क्लियर है ये बात। अब इसके लिए तो हमने कोई सूत्र पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां हमसे कहा गया है कि हमें तुल्य धारिता भी बतानी है और तुल्य पराविद्युतांक भी बताना है। चलिए, तुल्य धारिता तो हम समझ गए कि इसकी धारिता आपसे पूछी है। अच्छा, तुल्य पराविद्युतांक का मतलब क्या है। तुल्य पराविद्युतांक का मतलब है कि इन दोनों को भरने के बाद जो धारिता आ रही है, अगर हम दो माध्यम की जगह एक ही माध्यम भरते, अगर दो माध्यम की जगह एक ही माध्यम भरते तो उसका पराविद्युतांक क्या होता कि इतनी ही धारिता हमें मिल जाए। तो हम उस पराविद्युतांक को कहेंगे तुल्य पराविद्युतांक। इन दोनों की जगह एक ही पराविद्युतांक होता तो क्या होता। तो हम तुल्य पराविद्युतांक भी ज्ञात करेंगे और तुल्य धारिता भी यहां पर ज्ञात करेंगे। अब समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आपको तरीका बड़ा इजी कंसेप्ट होगा। इसमें देखिए, इस तरफ लिख लीजिए ए और इस तरफ लिख लीजिए बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता बतानी है, सिंपल सी बात है। अच्छा, हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाली प्लेट अलग है और नीचे वाली प्लेट अलग है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए। तो ये ऊपर वाली प्लेट ए से जुड़ी है और ये वाली ऊपर प्लेट भी बी से, ये वाली ऊपर वाली प्लेट बी से जुड़ी है। तो हम बोल सकते हैं एक संधारित्र ऊपर है और एक संधारित्र नीचे है। एक संधारित्र ऊपर है और दूसरा संधारित्र नीचे है। ऊपर वाला संधारित्र जुड़ा हुआ है ए बी के बीच में, नीचे वाला संधारित्र भी जुड़ा हुआ है ए बी के बीच में। इसका मतलब जो विभवांतर ऊपर वाली दो हाफ प्लेटों के बीच में होगा, वही विभवांतर नीचे वाली दो हाफ प्लेटों के बीच में भी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों संधारित्र किस क्रम में हुए, ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में हुए। तो अगर हम इसका तुल्य अलग से चित्र बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक संधारित्र ऊपर बना लिया और एक संधारित्र नीचे बना लिया, इस तरीके से। इधर ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया। इसकी धारिता को बोल दिया C1, इसकी धारिता को बोल दिया C2। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए C1 का मान क्या होगा, ध्यान से बोलिएगा बेटा। हमें पता है धारिता का सूत्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, यही तो होता है। तो यहां बताइए ऊपर वाले के लिए हम बोलेंगे, इसके लिए आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह आ जाएगा K1। एरिया कितना है, एरिया है बेटा A/2 और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए D है, तो आप इसको बोल सकते हैं डिवाइड बाई D। तो ये वैल्यू हो गई हमारी C1 की। अच्छा, C2 की वैल्यू लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह आ जाएगा यहाँ पर K2
दोनों प्लेटों का एरिया कितना है नीचे, ये एरिया है a/2 डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई d। तो हमने दोनों के धारिताएं बता दी हैं, दोनों समांतर क्रम में है। अगर हमसे पूछा है तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर तो हम बोल सकते हैं तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होगी C1 प्लस C2। वैल्यू रख सकते हैं C1 और C2 की, रख दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नोट K1 a/2d प्लस एप्सिलॉन नोट K2 a/2d। दोनों को ऐड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नोट a/d कॉमन ले लेते हैं, यहां ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2, नीचे बच जाएगा 2। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमें पता है एप्सिलॉन नोट a/d तो पहले ही धारिता थी अगर ये दोनों माध्यम नहीं होते तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट करके लिख लिया। तो हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल चुका है, तुल्य धारिता यही होगी। चलिए अब सेकंड सवाल के जवाब की तरफ पहुंचते हैं। हमें मिल चुकी है तुल्य धारिता, तो यहां से स्टार्ट होगा आप क्वेश्चन कि तुल्य धारिता मिल चुकी है आपको एप्सिलॉन नोट a/d और ब्रैकेट में आ गया K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। तो हम बोल सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कि तुल्य धारिता हो गई आपके पास एप्सिलॉन नोट a/d और ब्रैकेट में हो गया K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। यहां तक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हमने। अब हम तुल्य धारिता को क्या लिख सकते हैं, अगर इन दोनों माध्यम की जगह एक ही माध्यम होता जिसकी परावैद्युतांक होती कैपिटल के, मान लेते हैं वही क्या है तुल्य परावैद्युतांक। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर एक ही माध्यम होता तो पूरे संधारित्र की धारिता क्या होती, वो होती एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर की जगह आ जाता के, तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर की जगह होता के, तो एप्सिलॉन नोट के और एरिया हो जाता टोटल ए डिवाइड बाई डी। तो हम तुल्य धारिता की जगह क्या लिखते हैं उस केस में, एप्सिलॉन नोट के एरिया ए डिवाइड बाई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी और ब्रैकेट में हो गया K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से देखिए हम लिख सकते हैं तुल्य धारिता को। हमें पता है एप्सिलॉन नोट ए से एप्सिलॉन नोट ए कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा, तो यहां से K की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, K की वैल्यू होगी K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमने तुल्य धारिता भी निकाल ली, तुल्य परावैद्युतांक भी निकाल लिया। तुल्य परावैद्युतांक क्या आया, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू होती 2 और इसकी वैल्यू होती 4, K1 की वैल्यू होती 2 और K2 की वैल्यू होती 4, तो हम तुल्य धारिता क्या, तुल्य परावैद्युतांक क्या बोलते हैं, 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर आता आपका 3। इसका मतलब 3 परावैद्युतांक का पूरा माध्यम भर दीजिए तो भी धारिता आपको उसके बराबर ही मिल जाएगी। तो ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। चलिए इसका फेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर हमने संधारित्र को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, एक संधारित्र ऊपर एक नीचे, दोनों आ गए समांतर क्रम में। इसकी धारिता आ गई K1 एप्सिलॉन नोट a/2d, इसकी हो गई K2 एप्सिलॉन नोट a/2d। अब हमें पता है कि तुल्य धारिता होगी, दोनों को जोड़ देंगे, K1 प्लस K2 C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा आपके पास K1 प्लस K2 बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन नोट a/d। तो ये आपके पास तुल्य हो गया। अब यहां पे हम तुल्य धारिता को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट और इसके जो गया K तुल्य इनटू एरिया a/d, ये सब कैंसिल होगा तो तुल्य परावैद्युतांक का मान ये आ जाएगा आपके पास। तो हमने यहां पर देखिए तुल्य धारिता भी निकाल ली है और तुल्य परावैद्युतांक भी निकाल लिया है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं फेयर सॉल्यूशन के लिए। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्षेत्रफल विभाजन। अच्छा, अब ये वापस से दूरी विभाजन का एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि दोनों प्लेटों के बीच की कुल दूरी कितनी है, यहां पर तो कुल दूरी है d। इसमें आधी पहली दूरी में हमने K1 माध्यम भर दिया, बाद वाली आधी दूरी में हमने K2 माध्यम भर दिया। तो अब यहां पर विभाजित कौन हो रहा है, दूरी या क्षेत्रफल। अब यहां पर दूरी विभाजित हो रही है। तो तुल्य धारिता का जो सूत्र हमने पहले सीखा था, याद है कौन सा, वो था एप्सिलॉन नोट a अपॉन d माइनस मोटाई प्लस मोटाई अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये हमने पढ़ा था। उस सूत्र से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार फटाफट से ओरली इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। वो होगा एप्सिलॉन नोट a अपॉन d माइनस d बाई 2,
फिर इसकी मोटाई भी माइनस करेंगे तो माइनस d/2, तो d में से d/2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, प्लस dt/εr लिखते हैं तो d/2k1, यहां पर भी आएगा d/2k1, तो 2 यहां आ जाएगा d/2k2। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आना चाहिए, फटाफट से पहले एक बार ओरली सोल्व करके बता रहा हूं आपको, इसका आंसर आना क्या चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ε0a/d माइनस मोटाई, दोनों मोटाई माइनस कर दी, प्लस एड क्या करना है, मोटाई बटा εr, तो मोटाई कितनी है d/2, εr क्या है k1, दूसरे के लिए मोटाई है d/2, εr क्या है k2। तो इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, डी में से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से देखिए नीचे एलसीएम आ जाएगा 2k1k2, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये ε0a, नीचे एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2k1k2, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए dk2 प्लस dk1 डिवाइड बाई 2k1k2, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब ये हमें पता है 2k1k2 ऊपर चल जाएगा और नीचे d कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2k1k2 ε0a अपॉन d, ब्रैकेट में क्या बचेगा k1 प्लस k2। देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से हम पूरे तुल्य धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने सूत्र पहले पढ़ा था। तो ये तो हमारा सूत्र हुआ। अच्छा, इसकी एक और अप्रोच हो सकती है इस आंसर तक पहुंचने की, वो क्या होती है उसको भी समझते हैं। ये तो हमारा पहले जो फॉर्मूला याद किया उस तरीके से कर ही सकते हैं, एक और क्या अप्रोच बन सकती है उसको भी समझिए। पहले देखिए, हमने बोला था जब क्षेत्रफल विभाजित हुआ तो दो संधारित्र बने और दोनों किस क्रम में आ गए बेटा, दोनों आ गए सर समांतर क्रम में। यहां पर विभाजित क्या हो रहा है, यहां विभाजित हो रही है दूरी, तो जो इधर से आवेश आएगा वो पहले संधारित्र के पास भी जाएगा और दूसरे के पास भी जाएगा। तो अब जो दो संधारित्र बन रहे हैं वो किस क्रम में है, वो है श्रेणी क्रम में। तो हम इसका नया जो डायग्राम बना सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे अब। देखिए ध्यान से, इसको बोल दिया C1, इसको बोल दिया C2। अच्छा, C1 का मान बताइए, C1 का मान लिखेंगे ε0a, ε0 एरिया तो पूरा A ही है, तो हम इसको लिख देंगे ε0, इसके परावैद्युतांक हो गया k1, एरिया A डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है d/2, तो d/2 2 पर चल जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा। इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे ε0 k2, एरिया A, डिस्टेंस d/2 2 पर चल जाएगा। तो C1 भी लिखा, C2 भी लिखा, ठीक है जी। अब हमें निकालनी है तुल्य धारिता, तो हम लिखते हैं 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2। श्रेणी क्रम के लिए यही सूत्र है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 को क्या लिखेंगे भाई, 2ε0 k1, a नीचे आ जाएगा, d ऊपर चल जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे d/2ε0 k1 a प्लस d/2ε0 k2 a। देखिए ध्यान से, अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है उसको ले लो बाहर, तो यहां पर बाहर को माना जाएगा d/2ε0 a, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहां बचेगा 1/k1 और यहां बचेगा 1/k2, 1/k1 प्लस 1/k2, बोल सकते हैं ऐसा। अगर यहां पर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम क्या आएगा, k1 k2, ऊपर लिख देंगे आप k2 प्लस k1। तो अगर मैं यहां पर ये है 1/c की वैल्यू, अगर इसको रिवर्स कर देता हूं तो यहां हो जाएगा 2ε0 a डिवाइड बाई d, और यहां पर वैल्यू आएगी k1 k2 पर चल जाएगा और नीचे आएगा k1 प्लस k2। इस तरीके से हमने जो फॉर्मूले से सॉल्व किया था उससे भी आंसर यही आया था बेटा। क्या आया था, सेम यही वैल्यू आई थी वहां पर भी सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब भी डिस्टेंस डिवाइड हो गया, हमारे पास अप्रोच के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगाइए कौन सा, ε0 a अपॉन डिस्टेंस माइनस थिकनेस प्लस थिकनेस अपॉन εr, ये वाला, या फिर दोनों को सीरीज में आप जोड़िए और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। तो यहां पर आपसे पहले पूछी थी तुल्य धारिता, फिर पूछा था तुल्य परावैद्युतांक। तुल्य धारिता हम निकाल चुके हैं। तुल्य धारिता निकालने के बाद तुल्य परावैद्युतांक निकालना बिल्कुल टफ नहीं है। अब देखिए,
हम तुल्य पराविद्युतांक कैसे निकालेंगे भाई? तुल्य धारिता को हम लिख सकते हैं इन दोनों की जगह एक माध्यम होता जिसकी पराविद्युतांक होता कैपिटल के, तो हम इसको लिख सकते थे एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, और ये किसके बराबर होता? ये जो वैल्यू आ रही है इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। कितना आएगा? ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, और यहां पर आप लिख सकते हैं इसको, ये तो आगे वैल्यू हो गई, और पीछे क्या बच रहा है? K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। यहां पे देखेंगे तो डी से डी कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि K की जो वैल्यू होगी, K की वैल्यू क्या आने वाली है भाई? K की वैल्यू आप लिख पाएंगे 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो तुल्य पराविद्युतांक का सूत्र आया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरीके से आप तुल्य पराविद्युतांक बता पाएंगे इस केस में। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए इसका एक बार फेयर सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आप नोट उसी को कीजिए, ये हमने समझा है कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ये एक बात समझ में आ गई कि जब भी डिस्टेंस डिवाइड होगी तरीके दो हैं हमारे पास करने के। हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सूत्र लगा के कर सकते हैं, और डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा फास्ट हो जाएगा, बहुत टाइम आपका बच जाएगा। और वो समझ में नहीं आता है, सूत्र याद नहीं आता है, तो आप दूरी विभाजित होने पे दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और फिर तुल्य धारिता कैलकुलेट करेंगे तो भी आपसे क्वेश्चन कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए इसका देखते हैं फेयर सॉल्यूशन। हमने देखा दोनों को दूरी को विभाजित किया है तो हमने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जैसे ही हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, इसकी धारिता हो गई पहले की एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया A, डिस्टेंस हो गई d/2, तो 2 पर आ गया। दूसरे में भी लिख दिया हमने एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया A है, डिस्टेंस d/2 है, तो 2 पर आ गया। फिर हमने लिखा श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c1 1/c2 की वैल्यू रखी है यहाँ पर, आगे सॉल्व किया तो हमारे पास तुल्य धारिता के यहाँ पे सॉल्व होके आई। फिर तुल्य धारिता को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K तुल्य इंटू A/D। सॉल्व करने पे इसका आंसर हमारे पास तुल्य पराविद्युतांक आया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब भी इस तरीके से आपसे तुल्य धारिता या तुल्य पराविद्युतांक पूछा जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा है? यहां पे आपसे सही कथन पूछा है। देखिए यहां पर बोला है K1 का मान K2 से बड़ा है, तब सही कथन क्या होगा? अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाइए। ये एक संधारित्र है जो आवेशित है, इस तरफ मान लीजिए आप प्लस सिग्मा, इस तरफ मान लीजिए माइनस सिग्मा। ठीक है भाई, एक तरफ प्लस आवेश होगा, एक तरफ माइनस आवेश होगा। अब हम क्या बोला जा रहा है हमसे कि K1 का मान K2 से बड़ा है। अब 5 आपसे यहां पर कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा है कौन सा सही है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांचों भी हो सकता है, हमें हर एक को चेक करना है। देखिए पहले बोला है E1 का मान E2 से ज्यादा होगा, फिर दूसरे में बोला E1 का मान E2 से कम होगा, तीसरे में विद्युत क्षेत्र बराबर होंगे, फिर V1 का मान V2 से कम होगा, V1 का मान V2 से ज्यादा होगा, मतलब इस पर विभवांतर ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, फिर V1 का मान V2 से कम होगा, मतलब इस पर विभवांतर इससे कम होगा। चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। भाई आपको एक बात तो पता है कि अगर ये माध्यम नहीं होता, वायु होती या वैक्यूम होता, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन तो विद्युत क्षेत्र का माध्यम क्या होता? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम वैक्यूम होता या एयर होती, वायु होती, तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मगर माध्यम आने पे हम क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की जगह यहां पर है K1 और यहां पर है K2। तो आप यहां पर इस तरीके से भी बता सकते हैं, हमें ये तो पता है माध्यम आने से विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं E1 का मान क्या होगा? वो होगा सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम यहां पर? अच्छा E2 का मान क्या होगा? E2 का मान होगा सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट। और हमसे बोला है कि K1 K2 से बड़ा है। K1 अगर K2 से बड़ा है तो E1 E2 से छोटा होगा, E1 E2 से छोटा होगा।
तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो हमने बता दिया E1 E2 से छोटा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। चलिए अब विभव के लिए बात करते हैं। विभव में क्या होगा ऐसा, हमें यह पता है विभवांतर का सूत्र होता है डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डी समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र यहां पर है E1 और यहां पर दूरी है d/2, तो हम बोल सकते हैं V1 का मान क्या होगा, V1 का मान होगा E1 इंटू d/2 और V2 का मान क्या होगा, V2 का मान होगा E2 इंटू d/2। अच्छा, दूरी तो दोनों के लिए बराबर है, इसका मतलब जिसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा है उसमें विभवांतर भी ज्यादा ही होगा और जिसमें विद्युत क्षेत्र कम है वहां विभवांतर भी कम होगा। विद्युत क्षेत्र E1 में कम है, इसका मतलब विभवांतर V1 का कम ही होना चाहिए। हमें पता है कि विभवांतर समानुपाती है विद्युत क्षेत्र के, तो जहां विद्युत क्षेत्र कम वहां विभवांतर भी कम। हमें पता है E1 छोटा है तो V1 भी छोटा होगा V2 से। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट राइट हैं, सेकंड और फिफ्थ। चलिए चेक करते हैं इसका फेयर सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसमें चेक करना है। देखिए आंसर है सेकंड और फिफ्थ, हमारा भी यही आया है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट और पहले के लिए K1 का मान ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं K1 का मान ज्यादा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के, K1 का मान ज्यादा है इसलिए E1 का मान कम होगा। और हमें पता है कि V इक्वल टू होता है E इंटू डी, इसका मतलब विभवांतर समानुपाती होता है E के, तो अगर E1 छोटा है तो V1 भी छोटा होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये हमने आराम से कर लिया। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद सोचिए, वीडियो को पॉज करके एक बार अप्रोच लगाइए इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भी हमसे सही स्टेटमेंट पूछा है, 5 अपने सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे K1 ऊपर है, K2 नीचे है। यहाँ पर भी बोला गया है कि K1 का मान K2 से ज्यादा है और यहाँ पर दूरी विभाजित है या क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल विभाजित है। यहां पर भी दो बातें की गई हैं, या तो विद्युत क्षेत्र के बारे में कंपैरिजन बताइए या यहां पर क्या पूछा है सेकंड में आपसे, यहां पर एक और बात कही गई है कि आवेश घनत्व के बारे में बताइए। ऊपर वाली आधी प्लेट पे आवेश घनत्व है सिग्मा 1, नीचे वाली आधी प्लेट पे आवेश घनत्व है सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में भी कंपैरिजन हमें चेक करना है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। भाई हमें यह पता है कि दो संधारित्र बन रहे हैं और ये दोनों संधारित्र किस क्रम में हैं। अभी हमने देखा था जब क्षेत्रफल विभाजित होता है तो दोनों होते हैं समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में हैं तो ध्यान से सोचिएगा, अगर समांतर क्रम में हैं तो क्या सेम होगा, तो दोनों पे विभवांतर सेम होगा। बिल्कुल सही है, तो हम बोल सकते हैं जितना विभवांतर ऊपर उतना ही नीचे, मतलब V1 और V2 बराबर है। हम मान लेते हैं विभवांतर V है, ठीक है जी। अगर विभवांतर V है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तो हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है V/d, होता है बिल्कुल। और हम लिख सकते हैं पहले में विद्युत क्षेत्र होगा V1/d, दूसरे में विद्युत क्षेत्र होगा V2/d। कोई कष्ट इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र का यही सूत्र है। और हम बोल सकते हैं बिकॉज V1 और V2 बराबर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र भी बराबर होंगे। बेटा यहां पर विद्युत क्षेत्र क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों का विभवांतर भी बराबर है और दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है। तो यहां से एक पहला क्वेश्चन जो सोल्व हुआ कि विद्युत क्षेत्र दोनों के बराबर होंगे, ऊपर और नीचे। चलिए सेकेंड बात करते हैं आवेश घनत्व की। हमें आवेश घनत्व के बारे में बताना है, विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। तो विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र बराबर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं E1 बराबर है E2 के। तो हम ये भी बोल सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा सिग्मा 2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट के। ऊपर आवेश घनत्व है सिग्मा 1, नीचे आवेश घनत्व है सिग्मा 2। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा। हम यहां पर यह भी बता सकते हैं कि K1 का मान K2 से ज्यादा है तो सिग्मा 1 का मान भी सिग्मा 2 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर होगा K1 बटा K2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, K1 बटा K2 के। अच्छा, K1 K2 से बड़ा है तो सिग्मा 1 भी सिग्मा 2 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। तो हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, थर्ड और फोर्थ। सिग्मा 1 का मान सिग्मा 2 से ज्यादा है, और विद्युत क्षेत्र की बात करें तो दोनों जगह विद्युत क्षेत्र समान है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका फेयर सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा आंसर है थर्ड और फोर्थ, करेक्ट आंसर भी यही है। चेक कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है V/D। हमें पता है V और D दोनों समान है, इसका मतलब E1 बराबर होगा E2 के। और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तो समान है दोनों के लिए, तो सिग्मा समानुपाती होगा किसके, K के। सिग्मा किसके समानुपाती होगा, K के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो नियत है और विद्युत क्षेत्र भी दोनों का समान है। सिग्मा समानुपाती हो गया K के। K1 K2 से बड़ा है, इसका मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, तरीका यही है। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। क्या है बेटा, आरसी सर्किट। नाम से समझ में आ रहा है, आर मतलब है प्रतिरोध, रजिस्टर, सी मतलब है कैपेसिटर, मतलब संधारित्र। तो प्रतिरोध और संधारित्र का एक सर्किट होगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अब। तो इस सर्किट के अंदर होता क्या है पहले ही समझिए। एक संधारित्र ले लेंगे और एक ले लेंगे हम प्रतिरोध। इसको जोड़ दिया मान लीजिए आपने एक बैटरी से, और यहां लगा दी एक कुंजी। ये बैटरी का विद्युत वाहक बल है कैपिटल V। जैसे ही मैं इस कुंजी को बंद करूंगा, जैसे ही इस कुंजी को बंद करेंगे, ये है R, ये है C, तो क्या होगा, ये बैटरी संधारित्र को आवेशित करने लगेगी। इसका मतलब तारों में आवेश का प्रवाह होने लगेगा, आवेश का प्रवाह होने लगेगा और इसकी प्लेटों पे आवेश का मान बढ़ने लगेगा। अच्छा, ये तब तक इसको आवेशित करेगी जब तक संधारित्र पर विभवांतर इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर ना हो जाए। याद कीजिए, मैंने संधारित्र का आवेशन पहले समझाया था कि वहां पर बैटरी जब संधारित्र को आवेशित करती है तो क्या करती है, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचकर इधर भेज देती है, तो इस प्लेट पे धनावेश आ जाता है और इस पर ऋणावेश आ जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है जब इस पर विभवांतर इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, उस समय पे हम बोलते हैं कि संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका है, और उसके बाद यह आवेशन बंद कर देती है बैटरी। वो होती है स्टेडी स्टेट या साम्यावस्था। क्या होती है, स्टेडी स्टेट या साम्यावस्था। तो साम्यावस्था के समय ये पूर्ण आवेशित हो जाता है, उस समय पे बैटरी इसको आवेशित करना बंद कर देती है। एक और बात बताइए कि भैया आवेशित कब तक करेगी, तो ठीक है, मगर आवेशन कब जल्दी होगा कब धीरे होगा, इसकी बात करते हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि प्रारंभ में बैटरी के पास बिल्कुल आवेश नहीं है, बिल्कुल भी आवेश नहीं है, मतलब ये प्लेट भी उदासीन और ये प्लेट भी उदासीन है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर को बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। किस चीज की भूख लगी है, उसको आवेश की भूख लगी है। इसका मतलब उसको आवेशन चाहिए, उसको आवेश चाहिए। आवेश कहां से मिल रहा है, आवेश मिल रहा है बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर कर रही है, तो उसका आवेशन कर रही है। इसका मतलब अगर ये भूखा है, सोचिए आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको मिल जाए खाना, तो आप जल्दी जल्दी खाओगे या धीरे धीरे खाओगे? ऑब्वियस सी बात है, बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दोगे। इसका मतलब जैसे इसको आप आवेशन स्टार्ट होगा तो ये कैपेसिटर क्या चाहेगा, ये चाहेगा संधारित्र जल्दी जल्दी आवेशित हो जाए। इसका मतलब इसका आवेशन जल्दी जल्दी होगा। तो प्रारंभ में आवेशन का स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। ऐसा समझ सकते हैं कि जब संधारित्र आवेशित होता है तो प्रारंभ में संधारित्र के आवेशन की स्पीड फास्ट होती है, आवेशन की दर फास्ट होती है, ऐसा समझिए। अच्छा, जैसे जैसे आपका पेट भरता जाएगा वैसे वैसे आपके खाने की स्पीड भी कम हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पेट फुल हो जाएगा, उस समय पे आपके खाने की स्पीड बंद हो जाएगी, आप खाना बंद कर दोगे, आप कहोगे पेट फुल हो गया, आप नहीं खा सकते। तो ये संधारित्र भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। जैसे जैसे ये आवेशित होता जा रहा है वैसे वैसे इसका पेट भरता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका पेट फुल हो जाएगा, मतलब ये पूर्ण आवेशित हो जाएगा, उस समय पे इस पर विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तब ये संधारित्र बोलेगा अब मुझे आवेश नहीं चाहिए, अब मुझे बिल्कुल आवेश नहीं खाना है। तो उस समय पे इसका आवेशन बंद हो जाएगा, और आवेशन बंद हो जाएगा तो परिपथ में धारा का मान भी बंद हो जाएगा। तो परिपथ में धारा का मान भी बंद हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आवेशन के समय प्रारंभ में
जो आवेशन की दर होती है वो अधिकतम होती है। इसका मतलब परिपथ में धारा का मान भी अधिकतम होता है। और अनंत समय के बाद बोलिए या साम्यावस्था के समय बोलिए या इंग्लिश में बोल दीजिए स्टेडी स्टेट में, तो आप बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में या साम्यावस्था में जब ये पूर्ण आवेशित हो चुका होगा तभी आवेश को खाना बंद कर देगा। उस समय पे परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और उस समय पे धारा का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए इन सभी बातों को एक स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे अच्छे से। ये बात समझ में आ गई है कि प्रारंभ में आवेशन की दर अधिकतम होगी और अंत में आवेशन की दर समाप्त हो जाएगी, मतलब आवेशन होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब प्रारंभ में धारा का मान अधिकतम होगा और अंत में धारा का मान शून्य होगा। मेन बात क्या है? प्रारंभ में धारा का मान अधिकतम होगा, अंत में धारा का मान शून्य होगा। चलिए आरसी सर्किट में देखिए, अब यहां पर इस सर्किट को हम सोल्व करना सीख रहे हैं पहले t इक्वल टू 0 पर। यहां पर लिखा हुआ है आरसी परिपथ को हल करना एट t इक्वल टू 0। t बराबर 0 समय पे हमें इसको हल करना सीखना है। मतलब जब हमने कुंजी को जस्ट बंद किया है, प्रारंभ में कुंजी खुली हुई थी, जैसे ही कुंजी को जस्ट बंद किया है उस समय पे क्या स्थिति रही होगी, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हमें क्या अप्रोच लगानी है, वो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं? t इक्वल टू 0 पे परिपथ को हल करना। ठीक है जी। तो यहां पर खास पॉइंट क्या है, आपको ये पॉइंट अच्छे से स्टार बना के लिख लीजिए बेटा। यहां पर हमें इसी पॉइंट को बार बार यूज करेंगे जब भी t इक्वल टू 0 की बात होगी। यदि संधारित्र अनावेशित है तो इसे चालक तार से प्रतिस्थापित करें। क्या है? अगर संधारित्र अनावेशित है तो इसे चालक तार से प्रतिस्थापित करें। प्रारंभ में अनावेशित ही था संधारित्र और इसको जैसे ही कुंजी से जोड़ा, जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा तो ये अधिकतम आवेश लेने लगा। तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको हम चालक तार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझिए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जल्दी से समझिए कि भाई मान लीजिए एक संधारित्र है C, इसकी प्रतिरोध है R, और अगर मैं जैसे ही यहां पर इस कुंजी को बंद करता हूं, इस कुंजी को मैंने यहां पर बंद किया t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पे जैसे ही बंद किया, प्रारंभ में इस पर आवेश कितना था? 0 था और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर भी 0 था और ये अधिकतम आवेश लेना चाहेगा और ये जल्दी जल्दी आवेश लेना चाहेगा। इसका मतलब प्रारंभ में धारा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। प्रारंभ में धारा का मान अधिकतम होगा, अंत में धारा का मान शून्य होगा। तो हमसे क्या बोला है? t इक्वल टू 0 पे आप संधारित्र को चालक तार से प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो आप बोल सकते हैं t इक्वल टू 0, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। संधारित्र को किससे प्रतिस्थापित कर देंगे? चालक तार से। तो आप संधारित्र को हटा के एक चालक तार बनाइए और बाकी तो एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरीके से। इसका विभवांतर है V, यहां है R। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि t इक्वल टू 0 पे जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे उस समय पे धारा का मान क्या होगा परिपथ में? तो उस समय पे धारा का मान होगा अधिकतम और वो होगा V बाई R। क्या होगा? V बाई R। V क्या है यहां पर? V है विद्युत वाहक बल, R क्या है? प्रतिरोध। अच्छा, R नहीं होगा ऐसा हो सकता है क्या? R तो बेटा हमेशा होगा, क्योंकि संधारित्र को आप तार के द्वारा ही तो बैटरी से जोड़ोगे। और मैंने आपको एक बात बताई थी, दुनिया का कोई ऐसा तार नहीं जिसका कोई R नहीं, हर तार का प्रतिरोध होगा। इसका मतलब संधारित्र को जब भी परिपथ में लगाएंगे प्रतिरोध तो होगा, तो उस परिपथ को हम कहेंगे आरसी परिपथ। क्या कहेंगे बेटा? आरसी परिपथ। तो जब भी आपको t इक्वल टू 0 पे धारा का मान निकालना है, संधारित्र को किससे प्रतिस्थापित करना है? चालक तार द्वारा। किससे करना है? चालक तार द्वारा। तो ये हमारा स्टार पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना, स्टार बना के लिख लेना। नारा है ये हमारा कि t इक्वल टू 0 पे संधारित्र हटाना है, चालक तार लगाना है। t इक्वल टू 0 पे संधारित्र हटाना है, चालक तार लगाना है, फिर क्वेश्चन हल करना है। तो ये हमारा तरीका होगा।